नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 9 ज्योति जवाहर खंड काव्य में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक कथासार संक्षेप में लिखिए। या ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक राष्ट्रीय एकता के परिवेश में देश की विभिन्नताओं के बीच अभिन्नता की एक शाश्वत कड़ी के रूप में उभरकर सामने आता है। इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। या ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे भारत का योगदान रहा। कथानक के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। या ज्योति जवाहर की कथा वस्तु कथासार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, श्री देवकी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंडकाव्य में भारत के निर्माता युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोक नायक का रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही सर्ग प्रवेश में रचा है। कथा वस्तु का सारांश निम्नवत है। कथानक का प्रारंभ नायक के देवरत्न देवत्व और मनुजत्व के सम्मिश्रण से हुआ है। विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। कवि की भव्य कल्पना है कि विधाता ने इन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुगढ़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य केवल लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राज्यों के महान पुरुषों के गुणों के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश निम्नलिखित रूप में हुआ है। गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी से यह कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं। इन्हें गांधी जी का सुभाषिस सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदि के रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को वशिष्ठ का सुभाषिस प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र ने उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहें जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। नेहरू जी ने राजस्थान से संघर्षों में जीना सीखा तथा यहाँ के महापुरुषों से संकटों में अपने पद से किसी भी प्रकार से विचलित न होने की शिक्षा ली। हल्दी घाटी की माटी वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मिटने की भावनी देती है। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पवित्र कला, जौहर, व्रत, स्वाभिव्यक्ति और त्याग सौंपता है। वह राणा सागा, कुंभा, जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग उनको प्रदान करता है। सतपुड़ा राज्य भारत की अखंडता की घोषणा करता है। कालिदास की भावुकता, कुमारील की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीवी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इन विभूतियों की समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को समर्पित कर देता है। बंगाल भी जवाहर पर अपना वैभव न्यौछावर करने में पीछे नहीं। विवेकानंद तथा दीनबंधु एंड्रयूज की कर्मठता ने नेहरू जी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बंगाल प्रदेश तो नेहरू जी को वकीम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद की अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आदि सभी कुछ समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रहा है। असम अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक सुषमा को नेहरू जी पर वारता हुआ धन्य हो रहा है। रामायण के अनुवादन माधव कंदली तथा मनसा नामक भक्त कवि के गीतों ने नेहरू जी के मन को शुद्धता प्रदान की है। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। यह सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का नंदन वन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मालवीय गुणों की
गुणों के मोती अर्पित करती है। समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्यमान है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतपोत हो गए। इस प्रदेश की यह सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं। उत्तर प्रदेश अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की राममयी वाड़ी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, कबीर की आड़म्ब रही न आड़म्ब रहीनता एवं सांप्रदायिक सौहार्द, सूर्य के गीतों का उपहार लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपते हुए जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिवृद्धि में योग्य दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पौरस का पौरुष, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी का आकर्षित करता है तथा उन पर फूलों की वर्षा करता है। कुरुक्षेत्र नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है तथा अर्जुन से गांडीव उठवाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश देता है। पराधीनता के पास में जकड़ी दिल्ली अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ओर ज्योति को सौंपते हुए गौरवान्वित है। वह उन्हें जहांगीर का न्याय और शाहजहां की कलात्मक सौगात को अर्पित करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी सभी निधियां अर्पित की है। यमुना अपने संगम के राजा के अभिनंदन के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करके संगम तक गई है। अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त ही है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना ही झलक देखते हुए कहता है, जब लगा देखने मानचित्र भारत ने मिला तुमको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। प्रश्न नंबर 2, ज्योति जवाहर का कथानक घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? या नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण में किस शक्तियों का योगदान? ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि ने पंजाब के व्यक्तित्व का चित्रण किस प्रकार किया है? विस्तार से लिखिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर मेवाड़ के गौरव का वर्णन कीजिए। या ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि नेहरू के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने किस रूप से प्रभावित किया। उत्तर, नेहरू जी के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। कवि के अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में अनेक राजाओं के महान पुरुषों के गुणों के साथ साथ राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का भी समावेश निम्नलिखित रूप में हुआ है। गुजरात प्रांत में जन्मे महात्मा गांधी से यह कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं। उन्हें गांधी जी का सुभा से सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानति, ममता आदि के रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जैसे राम को वशिष्ठ का सुभाषित प्राप्त हुआ था। नरसिंह मेहता की भक्तिमय वाणी से इन्होंने हृदय की पवित्रता को समझा। गुजरात के ही वीर रस के कवि पद्मनाभ तथा महर्षि दयानंद की चारित्रिक विशेषताओं का भी नेहरू जी पर विशेष प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र ने उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहे जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। कबीर रामदास की राष्ट्रीय भावना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मयोग, तुकाराम और लोकनाथ के गीत तथा तिलक के करो या मरो का उपदेश जवाहरलाल के जीवन में मूर्तिमान हो उठता है। केशव गुप्त के ओजस्वी गीत उनके हृदय में नव
चेतना का चेतना को जागृत करते हैं। नेहरू जी ने राजस्थान से संघर्षों में जीना सीखा तथा यहाँ के महापुरुषों से संकटों में अपने पथ से किसी भी प्रकार से विचलित न होने की शिक्षा ली। हल्दी घाटी की माटी वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मिटने की भावना दे रही है। माथे पर टीका लगा दिया। हल्दी घाटी की माटी ने यो मंत्र दिया, मर मिटने का आज़ादी की परिपाटी ने। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आबू की पवित्र कला, वीर क्षत्रियों का जौहर, व्रत पन्ना धाय की स्वाभिभक्ति और त्याग तथा मीरा का प्रेम में दीवानापन सौंपता है। वह राणा सांगा, कुंभा, जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग उनको प्रदान करता है। राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य भारत की अखंडता की घोषणा करता हुआ कहता है, बूढ़ा सतपुड़ा लगा काने हूँ दूर, मगर अलगाव नहीं कम हुआ आज तक, उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। नेहरू जी के दर्शन के लिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्ण, कावेरी आदि नदियाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। महावीर और गौतम के उपदेशों से ही इन्होंने महान धर्म को सीखा। कंपन की रामायण से इन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त किया तथा रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के दार्शनिक तत्वों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतपुड़ा के संत अय्यर से इन्होंने सत्याग्रह का महामंत्र प्राप्त किया। कालिदास की भावुकता, कुमारीर की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला फकीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीबी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इन विभूतियों की समस्त विशेषताओं को वह नेहरू जी को समर्पित कर देता है। यहाँ की प्रतिमाओं में भारतीय संस्कृति अपने जीवत्व रूप में विद्यमान है। भुवनेश्वर और तंजौर की प्रतिमाएं नेहरू जी को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। बंगाल भी जवाहर पर अपना वैभव न्यौछावर करने में पीछे नहीं है। जहां बंगाल का वैभवशाली अतीत चंडीदास तथा गोविंददास के मधुर गीतों को सजाएंगी हैं, वहीं दूसरी ओर राधा की ममता जयदेव के गीतों में झलकती है। इनके छंदों में गोपियों की व्याकुलता के भी दर्शन होते हैं। कृतिवास के द्वारा अनुदित रामायण व महाभारत तथा महाप्रभु चैतन्य की भक्तिपूर्ण वाणी नेहरू जी के चारित्रिक विकास में सहायक बने हैं। दौलत काजी तथा शाह जफर की गजलें नेहरू जी की वाणी में गुंजित हो रही हैं। विवेकानंद और दीनबंधु एड्यूड की कर्मता ने नेहरू जी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बंगाल प्रदेश तो नेहरू जी को बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरत की अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आदि सभी कुछ समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रही है। वह कहता है, अब जो कुछ है सब अर्पित है, आंसू अंगारे ओ फनी, जीवन की लाज बचा लो गंगा यमुना के वरदानी। असम अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक सुषमा को नेहरू जी पर वार्ता हुआ धन्य हो रहा है। रामायण के अनुवादन माधव कंदली तथा मनसा नामक भक्त कवि ने गीतों ने नेहरू जी के मन को शुद्धता प्रदान की है। वैष्णव मठ की दीवारों पर निर्मित चरित पुथी ने जन जन को मानवता के मंत्र का पाठ पढ़ाया है। असम की पहाड़ियों में संगीत गूंज रहा है तथा वहाँ की हरियाली नेहरू जी का स्वागत करने के लिए मानो छलकी पड़ रही है। असम नेहरू जी का स्वागत करना चाहता है। वह कहता है, मेरी हर धड़कन
धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुम्बन को, होती तैयार खड़ी है रे जन मन के सने समर्पण को। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है, यह सत्य दया अहिंसा क्षमा त्याग आदि का नंदन वन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती हुई कहती है, फिर भी दर्शन के कुछ मोती इस आशा से ले आई हूँ, मोती की लाज न जाएगी, मोती के द्वारे आई हूँ। समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्यमान है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतपोत हो गए। इस प्रदेश की यह सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती हैं। वैदिक संस्कृति के विकास में यहाँ के पुष्य मित्र शुंग का विशेष योगदान रहा है। पतंजलि के चिंतन, वैदिक संस्कृति, साहित्य आदि को विहार नेहरू जी के अभिनंदन से अर्पित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश अपनी अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की राममयी वाणी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, कबीर की आडम्बरहीनता एवं सांप्रदायिक सौहार्द, सूर्य के गीतों का उपहास लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने का नाना साहब का सपन वीर जवाहर को पाकर साकार हो गया। झांकी और विटुल को जननायक की कार्य क्षमता पर अटल विश्वास है। मानो तात्या टोपे, जीनत महल, मोहम्मद शाह आदि के बलिदान से वीर जवाहर का आविर्भाव हुआ हो। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा को सौंपते हुए जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिवृद्धि में योग दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पोरस का पौरुष, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। जलियांवाला बाग अपनी करुणा कथा कहता हुआ नेहरू जी से हृदय में नव चेतना का संचार करता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का इतिहास लिए हुए पंजाब नेहरू जी के सामने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता है तथा उन पर फूलों की वर्षा करता है। कुरुक्षेत्र नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है तथा अर्जुन से गांडीव उठवाकर दुर्योधन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश देता है। पराधीनता के पास में जकड़ी दिल्ली, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग की खूनी बर्बादी की स्मृतियों को नायक को सौंपने की कल्पना में ही कंपित हो जाती है, किंतु अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपते हुए वह गौरवान्वित है। दिल्ली उन्हें जहांगीर का न्याय तथा शाहजहां की कलात्मक सौगात को अर्पित करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी सभी निधियां अर्पित की है। यमुना अपने संगम के राजा के अभिनंदन के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई है। अतः यह कथन भी पूर्ण रूप से उपयुक्त ही है कि ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष का योगदान रहा है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहता है, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कवि श्री देवकी प्रसाद राही जी ने ज्योति जवाहर के कथानक के प्रतीकों के माध्यम से लाक्षणिक परिवेश में चित्रित करके कथानक के आदि, मध्य और अंत को एकात्मकता के सूत्र में पिरोकर घटना प्रधान कथानकों
की घिसी पिटी परिपाटी से हटकर मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर संवेदनशील अनुभूतियों के ताने बाने से प्रस्तुत खंडकाव्य के कलेवर को मौलिक स्वरूप प्रदान किया है। इसके विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रनायक पंडित नेहरू का उद्भव ही एक महान घटना है जिससे प्रेरित होकर इस कृति का सर्जन हुआ है। प्रश्न नंबर 3, ज्योति जवाहर के आधार पर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। या ज्योति जवाहर में नेहरू का विराट व्यक्तित्व ही भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य की व्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आधुनिक भारत के निर्माता एवं देश प्रेमी के रूप में कीजिए। या ज्योति जवाहर के नायक के विविध गुणों और उसकी प्रधान चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या ज्योति जवाहर के नायक की किन्हीं 3-4 व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या ज्योति जवाहर के नायक के प्रेरक चरित्र का वर्णन कीजिए। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक में देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के समन्वित दर्शन होते हैं। इस कथन की पुष्टि संक्षेप में कीजिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के जिन पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो उसका चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा। नंबर 1, अलौकिक पुरुष। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है तथा कहा है कि वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुदृढ़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, हिमगिरी से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की लेकर मारुत से गति अबाध, धरती से ले धीरज संभले। विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पूर्ण शकल। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युगा अवतार का स्वरूप प्रदान किया है। नंबर 2, गांधी जी से प्रभावित। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ था जैसे राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया है। नंबर 3, समन्वयकारी लोकनायक। ज्योति जवाहर काव्य में कवि ने उन्हें संगम का राजा कहकर संबोधित किया है। उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, सांस्कृतिक, दर्शन, कला, साहित्य, राजनीतिक आदि के सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। वह जन नायक, लोकनायक एवं युग पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। भारतवर्ष में वर्ष के प्रत्येक प्रांत ने अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। नेहरू जी को युगावतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार कहा है, मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। नंबर 4, राष्ट्रीय भाव से प्रेरक
जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध विरक्ति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का कण-कण उन्हें त्याग और बलिदान से अभिमंडित कर रहा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए राही जी कहते हैं, आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, उन पर अपनी ममता जस रहित यह शाहजहां बलिहारी है। उनके व्यक्तित्व में राष्ट्र चेतना और भावनात्मक एकता के दर्शन होते हैं। नंबर 5, स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि ने वीर जवाहर को एक उत्कृष्ट देशभक्त और अज्ञेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इस युग पुरुष को शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति सौंपता है, जिससे वे विदेश शक्तियों से लोहा ले सके। झांकी और विठुर को नेहरू जी की कार्यक्षमता पर अटल विश्वास है, क्योंकि उनका आविर्भाव तात्या टोपे और मोहम्मद शाह के बलिदान से हुआ है। राजस्थान इस वीर सेनानी को आन पर मिटने की अदा और संघर्षों से जूझने की मस्ती प्रदान करता है। नंबर 6, दृढ़ पुरुष। नायक जवाहरलाल में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें यह गुण असम की मिट्टी से प्राप्त हुआ है। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। फिर जिस प्रकार नारियल का फल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार श्री नेहरू ऊपर से सैनिक के शरीर के सामने कठोर और अंदर से संत के मन के समान कोमल है। इसलिए खंडकाव्य में राही जी ने स्वयं उनके मुख से कहलवाया है, मुझ में कोमलता है, लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं। वैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। नंबर 7, नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी। नेहरू जी महान राजनीतिक हैं। यह गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिसके सम्मुख सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी माँ खा गया था। उन्होंने राजा पोरस से स्वाभिमान का पाठ पढ़ा, जिससे सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था। नंबर 8, नवराष्ट्र के निर्माता। भारत को स्वतंत्र कराने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले में जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। देश का सर्वाधिक उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। गुट निरपेक्ष निरस्त्रीकरण, विश्व शांति की स्थापना आदि कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित हुआ। वह भारत को जाति पाति के बंधनों से मुक्त देखना चाहते थे तथा सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रखना चाहते। नंबर 9, विश्व शांति के अग्रदूत। नेहरू जी का व्यक्तित्व महान था। भारत के राष्ट्रभक्तों की श्रृंखला में उनका नाम अग्रगण्य है। भारत के भाग्य विधाता के रूप में वे भारत की धरती पर अवतरित हुए विश्वविख्यात धीरोदात्त नायक है, जिन्हें देश के प्रत्येक अचल से स्नेहाशीष प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल लोकनायक एवं युगावतार हैं, जिनमें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व, शौर्य, स्वाभिमान, क्षमा आदि सभी गुण विद्यमान हैं। राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के प्रतीक के रूप में इनका व्यक्तित्व स्फटिक जैसी स्वच्छता, स्वदेशाभिमान, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व एवं महान मानवीय चेतना से ओतप्रोत है। वस्तुतः वे भारत की आत्मा ही है। प्रश्न नंबर 4, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर कलिंग युद्ध मर्म समरस्पर्शी प्रसंग का वर्णन कीजिए तथा उसके परिणाम का उल्लेख कीजिए, या ज्योति जवाहर के वर्णित
कलिक युद्ध की घटना और सम्राट अशोक पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि इस खंडकाव्य की कथा में इसका क्या महत्व है। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य की ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो और क्यों। या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर अली कलिक युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि श्री देवकी प्रसाद शुक्ल राही ने आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रतीक रूप में चित्रित किया है। इससे इसके लिए कवि ने भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इस काव्य में वर्णित घटनाओं में कलिक युद्ध और उसके परिणाम को मेरे हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसका अति मार्मिक वर्णन किया गया है। संक्षेप में इसका प्रसंग निम्नवत है। कलिक युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुए। यह घटना हृदय को कँपा देने वाली है। इस विध्वंसकारी युद्ध में रक्त की नदियां बह गई थी, जिसमें आदमी मछलियों जैसे तैरते दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। नरमुंड कटकर धरती पर गिर रहे थे। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई थी। अगणित नारियों की मांग का सिंदूर पुछ गया था और अनेक बहनों अपने भाइयों की मृत्यु पर विलख रही थी। इस प्रकार के भयानक दृश्य को देखकर सभी का हृदय करुणा करुण कंदन करने लगा था। सम्राट अशोक ने जब इसका भयंकर नरसंहार देखा तो उसका हृदय करुणा से भी द्रवीभूत होने लगा। उसके अंत स्थल में दया का समुद्र हिलोरे मारने लगा। उसने यह प्रण किया कि वह अब कभी भी हिंसा न करेगा और न ही कोई युद्ध लड़ेगा। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे संकेत मात्र से न जाने कितने व्यक्ति काल के मुंह से समा गए हैं। उसका मन विचलित होने लगा। उसके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो गया। साम्राज्य विशाल होते हुए भी वह उसे छोटा और सारहीन प्रतीत होने लगा। कवि ने अशोक की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा, सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता था। साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बौना लगता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूर्णतः अहिंसक और वैरागी बन गया था। इस युद्ध ने उसके हृदय पर गहरा आघात किया था। जाने कैसी थी कचोट छिन्न पहले जिसने जगा दिया। हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंतर में जमा दिया। कलिक युद्ध से अशोक का हृदय इतना दुखी हुआ कि उसने सदैव के लिए तलवार फेंक दी तथा महात्मा गौतम बुद्ध का अनुयायी और बौद्ध भिक्षु बन गया। कवि ने अशोक की इस स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया है, जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया। ज्योति जवाहर खंडकाव्य में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध करना, फिर वैराग्य पैदा हो जाना, इस सब का वर्णन खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर वैराग्य के प्रभाव को विचित्र करने के लिए किया गया है। सचमुच कलिक युद्ध और उससे प्रभावित अशोक का यह प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी, भावपूर्ण तथा भारतीय इतिहास की अन्य घटनाओं में प्रभावकारी, प्रमुख तथा महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा में कलिंग युद्ध के प्रसंग का बड़ा ही महत्व है। इसमें एक और तो अशोक को युद्ध में रत दिखाया है और दूसरी ओर युद्ध की अतिशयता और भीषण नरसंहार से इसके हृदय को बदलते और हिंसा को छोड़कर अहिंसक बनते दिखाया गया है। अशोक के द्वारा शांति और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाने का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू भी शांति के अग्रदूत तथा हिंसा
के विरोधी थे। अशोक से संबंधित इस प्रसंग का वर्णन करके जवाहरलाल नेहरू भी शांति के अग्रदूत तथा हिंसा के विरोधी थे। अशोक से संबंधित इस प्रसंग का वर्णन करके जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अहिंसक बनाने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत काव्य का प्रमुख उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को उजागर करना है और इसी के लिए इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अतः यह प्रसंग मेरी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।